नमस्कार, मैं योगेश राणा। आज की बात शुरू करने से पहले एक सवाल पर ध्यान दिया जाना चाहिए। क्या केदारनाथ उपचुनाव को लेकर बीजेपी के सामने कोई नई चुनौती पैदा हो गई है? इस सवाल को करने के पीछे 3 कारण हैं। इन 3 कारणों पर बात करेंगे और बात इस पर भी करेंगे आखिर बीजेपी ने क्यों केदारनाथ में उम्मीदवार के चयन के लिए सर्वे को आधार बना लिया है। आइए सवालों को खड़े कर रहे कारण से बात शुरू करते हैं। और बात पहले कारण की करें तो कुछ ही दिनों के भीतर भीतर उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अपने द्वारा जारी किए गए एक बयान से पलटते हुए दिख रहे हैं। बीजेपी ने 3 सितंबर को एक चिट्ठी जारी करी जिसमें लिखा गया, बीजेपी उत्तराखंड द्वारा आगामी केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए विधानसभा प्रभारी, संयोजक, सह संयोजक, समन्वयक और मंडल प्रवासियों की नियुक्ति कर रही है। इस चिट्ठी में बाकायदा साफ साफ लिखा गया उत्तराखंड सरकार के किन 5 मंत्रियों को किस किस मंडल का दायित्व दिया गया है। उत्तराखंड बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल पर भी इस चिट्ठी को डाला गया, वहां पर भी इसका प्रचार प्रसार किया गया और यहां पर भी लिखा गया, माननीय प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने आगामी केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव हेतु निम्न प्रकार से नियुक्तियां की है। इनमें साफ साफ लिखा गया, उत्तराखंड सरकार में जो मंत्री है सौरभ बहुगुणा, सतपाल महाराज, रेखा आर्य, सुबोध उनियाल और गणेश जोशी को केदारनाथ उपचुनाव को देखते हुए जिम्मेदारी दी गई है एक एक मंडल की। महेंद्र भट्ट ने इन नियुक्तियों को लेकर मीडिया को बयान भी दिया और बहुत ही साफ साफ कहा, हमारी चुनाव प्रबंधन की टोली ने केदारनाथ विधानसभा में दौरे शुरू कर दिए हैं। सरकार के मंत्रियों और प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने वहां पर काम शुरू कर दिया है जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट कह रहे हैं, हमने तो मंत्रियों को केदारनाथ क्षेत्र में चुनाव प्रबंधन के लिए भेजा ही नहीं, हमने तो उनको वहां पर आपदा के बाद बने हालातों का जायजा लेने के लिए भेजा है, आपदा के बाद उत्पन्न हुई समस्याओं के समाधान के लिए भेजा है। यह बात महेंद्र भट्ट ने तब कही जब उनसे पूछा गया, कांग्रेस कह रही है केदारनाथ में बीजेपी घबराई हुई है, इसीलिए 5-5 मंत्रियों को लगा दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के चुनावी गतिविधियां हमने प्रारंभ कर दी हैं। हमारी जो चुनाव प्रबंधन की टोली है उसने अपना प्रवास वहां प्रारंभ कर दिया है। हमारे जो वहां के प्रभारी आदित्य कोठारी जी, हमारे जो मंडलों में हमने जिन प्रदेश सरकार के मंत्रियों को लगाया था उनके दौरे वहां प्रारंभ हो चुके हैं। बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री का बड़ा कार्यक्रम केदारनाथ में होगा। मेरा स्वयं 2-3 स्थानों पर जाना हुआ है। हम पूरी तरह चुनाव के लिए सजगता के साथ और चुनाव रणनीति पर काम करना प्रारंभ कर दिया है। रुद्रप्रयाग सदस्यता में सर्वाधिक सदस्य बने, इसके लिए हमने एक सदस्यता अभियान अलग से भी हमने रुद्रप्रयाग के अंदर चालू किया है। तो मैं कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मतों से केदारनाथ विधानसभा चुनाव को जीतेगी। पहली बात तो मैं भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष के नाते अपने हर कार्यकर्ता मंत्री को समूह कार्यकर्ता मानते हैं, क्योंकि केदारनाथ क्षेत्र आपदाग्रस्त क्षेत्र रहा है। स्वाभाविक बात है कि वहां चुनाव भी है, लेकिन आपदाग्रस्त क्षेत्र के लोगों की अनेकों समस्याएं होती हैं। अभी आचार संहिता लगी नहीं। हमने अपने 5 मंत्रियों को, जो 5 अलग अलग मंडल वहां, इसलिए उनको सब काम दिया था कि वहां की मूलभूत समस्याओं का निराकरण उनके द्वारा हो जाए, क्योंकि जनता जो है चुनाव में जाए, उत्साहित होकर चुनाव में जाए, उसके लिए आवश्यकता रहती है कि उनके जो कुछ जो ऐसे काम है जो हमको लगता है कि तत्काल होने चाहिए दिशा के अंदर, आपदा के बाद की परिस्थितियां निर्माण होती है, उसके समाधान के लिए मंत्री को लगाया गया था। मंत्रियों को से कांग्रेस घबराए नहीं। अब दूसरी बात पर आते हैं। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग में एक जनसभा की। इसमें उन्होंने केदारनाथ क्षेत्र के लिए 14 बड़ी घोषणाएं कर डाली। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने 24 घंटे के भीतर भीतर केदारनाथ विधानसभा के लिए 39 घोषणाएं कर दी। यह कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है घोषणाओं की। विकास की 39 घोषणाएं कई बार पूरे प्रदेश के लिए 6 माह में भी नहीं की जाती है। और फिर यह कोई साधारण व्यक्ति द्वारा की गई घोषणाएं नहीं है, ये राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा की गई घोषणाएं हैं। मुख्यमंत्री जो भी घोषणा करते हैं उनको बाकायदा ट्रैक किया जाता है और जिन विभागों के लिए करते हैं उन संबंधित विभागों से समय समय पर सीएम ऑफिस द्वारा यह पूछा जाता है कि सीएम ने आपके विभाग के लिए जो घोषणाएं की थी उन पर क्या कार्य योजना बनाई गई है। इसीलिए सीएम द्वारा की गई घोषणाएं महत्वपूर्ण होती है, उन पर जनता सीधे सवाल कर सकती है,
उन पर विपक्ष भी सवाल उठा सकता है कि मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा था, हुआ क्यों नहीं। यह हुई दूसरी बात। अब तीसरी बात पर आते हैं। अभी बीजेपी ने केदारनाथ उपचुनाव में उम्मीदवार के चयन को लेकर एक निर्णय लिया, जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया है मीडिया को, केदारनाथ उपचुनाव में उम्मीदवार का चयन सर्वे के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए पार्टी जल्द ही पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करेगी और सर्वे रिपोर्ट मंगाई जाएगी, जिसके आधार पर उम्मीदवार का चयन किया जाएगा। अमूमन होता यह है, पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाते हैं। पर्यवेक्षक 3, 4 या 5 नामों को चुन लेते हैं विधानसभा क्षेत्र से। ये नाम प्रदेश संगठन के पास आते हैं। इनमें से करीब अमूमन 3 नाम चुनकर केंद्रीय टीम को भेजे जाते हैं। बहुत ही ज्यादा अगर कहीं उम्मीदवार के दावेदार है तो 4 नाम भी भेज दिए जाते हैं, लेकिन अमूमन 3 नाम भेजे जाते हैं और इन 3 में से किसी एक को केंद्रीय टीम उम्मीदवार के लिए चुन लेती है। लेकिन ऐसा कम ही होता है कि सर्वे के आधार पर किसी विधानसभा के लिए उम्मीदवार का चयन किया जाए। माना यह जा रहा है पार्टी इस तरह की रणनीति वहां पर लागू करती है जहां किसी एक नेता को उम्मीदवार तय करने पर बगावत का खतरा पैदा हो जाता है। इसीलिए सर्वे कर यह बताया जाता है जनता को और पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी कि जनता और पार्टी के कार्यकर्ता फला के पक्ष में है, इसीलिए उम्मीदवार उनको चुना जा रहा है। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर बीजेपी 2 बिंदुओं पर फंसी हुई दिख रही है। एक, उम्मीदवार के चयन को लेकर, क्योंकि अगर टिकट दिवंगत शैला रानी के परिवार में से ही किसी को दिया जाता है तो इस विधानसभा क्षेत्र में सालों से काम कर रहे बीजेपी के अन्य नेताओं के साथ अन्याय हो जाएगा, ऐसा परसेप्शन बन सकता है, ऐसा कह भी सकते हैं। वैसे माना जा रहा है बीजेपी केदारनाथ में सहानुभूति की लहर पर ही सवार होना चाह रही है और शैला रानी की पुत्री ऐश्वर्या रावत को उम्मीदवार बना सकती है। क्योंकि आप गौर कीजिए, बागेश्वर, थराली, पिथौरागढ़, सल्ट उपचुनाव में बीजेपी ने दिवंगत विधायकों के परिजनों को ही टिकट दिया और जीत हासिल की। इसीलिए उत्तराखंड में एक यह भी परसेप्शन है कि अगर दिवंगत विधायक के टिकट को किसी परिवार के सदस्य को टिकट मिले तो जीत हो सकती है, क्योंकि एक सहानुभूति का माहौल पैदा होता है। लेकिन केदारनाथ में एक बात पर ध्यान दीजिए, वहां एक बड़ी दिक्कत यह है बीजेपी के सामने कि वहां पर आशा नोटियाल एक मजबूत टिकट की दावेदार है। वो प्रदेश में बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष है, 2 बार की वहां से विधायक रही है। बीजेपी का जो महिला वोटर है, बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीद महिला वोटर से दिख रही है। आशा नोटियाल वहां पर काम करती हुई दिखती रहती है। इसके साथ ही बड़ा सवाल यह भी है कि जब 2017 में शैला रानी कांग्रेस से बीजेपी में आई थी तो आशा नोटियाल ने विरोध दर्ज किया था और चुनाव में शैला रानी के विरोध में निर्दलीय चुनाव लड़ लिया था। उस वक्त शैला रानी की क्षेत्र में पकड़ थी, लेकिन इस बार अगर बीजेपी उनकी पुत्री ऐश्वर्या राय को टिकट देती है और आशा नोटियाल नाराज हो जाती है तो बीजेपी के लिए यह चिंता बन सकती है। इसीलिए यह माना जा रहा है बीजेपी इस उलझन का तोड़ सर्वे कर निकाल रही है, ताकि उम्मीदवार के नाम पर ऊपर से नीचे तक एक सहमति बनाई जा सके। जिसको भी टिकट दिया जाना है, सर्वे का परिणाम जिसके भी पक्ष में आएगा उसी को टिकट मिलेगा। जनता में भी यह संदेश जाएगा जिनके साथ अधिक लोग हैं उसी को टिकट मिला है। इसीलिए अगर बगावत होती भी है, पहली तो बात बगावत की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, क्योंकि यह मैसेज जाएगा कि जिसके पक्ष में ज्यादा लोग हैं उसको टिकट मिला है। और अगर कोई गुंजाइश बनती भी है तो फिर नुकसान कम होगा। और फिर अगर केदारनाथ को देखें तो मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी है कि जब तक चुनाव नहीं हो जाता है केदारनाथ विधानसभा पर, वो यहां पर एक तरह से विधायक की तरह ही काम करेंगे। यानी चुनाव किसी लोकल चेहरे पर नहीं, मुख्यमंत्री के चेहरे पर केदारनाथ में लड़ा जा रहा है। इसीलिए मंत्रियों को लेकर महेंद्र भट्ट केदारनाथ जो भेजे गए थे मंत्री, जो अलग अलग मंडल के दायित्व दिया गया था, उनको लेकर महेंद्र भट्ट बहुत अधिक तवज्जो नहीं दे रहे कि वो वहां क्या काम कर रहे हैं और क्या काम कर कर आए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा आगे कर दिया गया है। मुख्यमंत्री का यह बयान बहुत ही बड़ा है। बीजेपी के पास चुनाव में लोकल नेताओं में टकराव को रोकने के लिए बहुत सी तरकीबें होती है, लेकिन कांग्रेस इस मामले में बार बार फेल हो जाती है। केदारनाथ में टिकट के लिए कांग्रेस में इस बार टकराव बहुत जबरदस्त देखने को मिल सकता है। फिर भी देखना होगा बीजेपी केदारनाथ में
किस पर दांव लगाती है और कांग्रेस अंदरूनी कलह को कैसे काबू में कर वहां पर किस तरह का चुनाव लड़ती है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।